हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। और आज आपका स्वागत करते हैं मीठा गुरु पर। मैं हूं आपका सोशल साइंस फैकल्टी अंकित। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, जो है क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 3। थोड़ा सा ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पार्ट 2 तक नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटे वीडियोस ज़्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। और दूसरी बात है कि लंबे वीडियोस में आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना रहता है तो आपको उसे सीख करके आगे बढ़ाना पड़ता है, तो छोटे वीडियोस देखें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो ग्लोबलाइजेशन को अगर सीधा सीधा समझना चाहें तो दुनिया को जोड़ना, इसे ही कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि ग्लू लगाकर जोड़ जोड़ रहे हैं। दुनिया को जोड़ना मतलब अपना कल्चर दूसरी जगह पहुंचाना। मतलब आप इंडिया में रहते हैं, मान लीजिए कि चाइना में अपना कल्चर पहुंचा देना। कैसे पहुंचाया हमने? तो चाइनीज सिल्क रूट का इस्तेमाल किया और बुद्धिज्म पहुंचा दिया वहां पर। हमारा शुरुआती एंशिएंट कल्चर बुद्धिज्म, सनातन धर्म, जैनिज्म। जैनिज्म कहीं फैला नहीं, हिंदू कहीं कहीं फैल गया, हिंदुइज्म कहीं कहीं गया, लेकिन बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा फैला। उस तरह से देखेंगे तो किसी दूसरे देश में अपना कल्चर पहुंचाना। कल्चर, अब कल्चर में क्या क्या आ जाता है? आपके फेस्टिविटीज़ आ जाएंगे, आपके खान पान के तरीके आ जाएंगे, डिशेस हो जाएंगी, वो सभी चीज़ें। या फिर आप जो पहनते हैं, आपके इंडस्ट्रीज़ को दूसरे देशों में पहुंचा देना, ये सभी ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है, यानी दुनिया को एक तरह से जोड़ देना। बढ़िया। तो हिस्ट्री में देखते हैं, लोग आपस में मेल जोल मिलाकर रहते थे, कनेक्शन बनाकर रखते थे। कैसे? ट्रेड से। देखिए, ट्रेड से, माइग्रेशन से, या फिर आइडिया शेयर करके। ठीक है। एंशियंट ट्रैवलर्स जो थे, जैसे आप मान लीजिए कि हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह शहर होते थे, बंदरगाह वाले शहर, जिनका नाम था लोथल, सूत का गेंडो। आप जानते होंगे, आपने अगर पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप आपने ठीक से पढ़ाई की है तो आपने पढ़ा होगा कि लोथल जो है पोर्ट सिटी है। वहां से ट्रेड होता था किसके साथ? सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में कौन सी सिविलाइजेशन थी, कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ईरान और इराक के बीच में थी। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच में जो सभ्यता बसी हुई थी, उसका नाम था मेसोपोटामिया। और वहां से ट्रेड हुआ करता था, वहां से ट्रेड करते थे लोग। तो जाते कैसे थे? कभी कभी जमीन के रास्ते चले जाते थे। और अगर जमीन का रास्ता आप जानते हैं कि बीच में माउंटेन रेंजेस है, तो वहां पहुंचना मुश्किल है। तो ज्यादा ट्रेड होता था समुद्र के रास्ते से, नाव बनाकर लोग जाते थे मेसोपोटामिया तक। तो ये बात है। क्या करते थे लोग? गुड्स कैरी करते थे, पैसे कैरी करते थे अपने साथ, अपने आइडियाज, वैल्यूज, स्किल्स, ये सारी चीजें साथ लेकर जाते थे। अगर आप कहीं जाएंगे तो अपने आइडियाज और वैल्यूज तो साथ ही लेकर जाएंगे ना। कोस्टल ट्रेड होता था, इंडस वैली और वेस्ट एशिया देख लीजिए। और देखिए, एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, कौड़ी शेल्स। तो आप जानते होंगे कौड़ियां। नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। मालदीव के, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मालदीव के तटों पर या फिर केरल, लक्षद्वीप, यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कौड़ी। कौड़ी क्या होती है? सी स्नेल जो होते हैं, उनके शेल्स को कौड़ी कहा जाता है। तो कौड़ी का इस्तेमाल करेंसी, मुद्रा के तौर पर हो रहा था पहले। तो क्या करते थे ये मालदीव, चाइना, ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, इतनी दूर तक जा रहे हैं कौड़ी लेकर, कौड़ियों से ट्रेड कर रहे हैं। और डिजीजेस स्प्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये देखिए सरकास्टिक चीज है कि आप अगर अपनी सभ्यता लेकर जा रहे हैं, अपनी संस्कृति लेकर कहीं जा रहे हैं, तो साथ में अपने बीमारियां भी लेकर जा रहे हैं। ये आपकी किताब में भी थोड़ा सरकास्टिक तरीके से लिखा गया है कि जब जब यूरोपियंस अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स पर पहुंचे तो अपने साथ सिर्फ अपना कल्चर लेकर नहीं गए, बीमारियां भी लेकर गए। और उन्हीं बीमारियों के कारण उन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका किया, यानी अमेरिका पर विजय पाई। वैसे भी वो अमेरिका पे विजय पा ही जाते, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, तकनीकी ज़्यादा थी। और अमेरिका में जो जनजातीय लोग रह रहे थे, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है, उनके पास तकनीकी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो कैसे हरा पाते इन लोगों को? बंदूकों के साथ जा रहे हैं लोगों को अमेरिका पर कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए, तो कहाँ से आप जीतेंगे? अब देखिए, सिल्क रूट की हम बात करते हैं। चाइना से आपको पता है ट्रेड होता था पूरा दुनिया में, अभी भी होता है और पहले भी होता था। तो चाइना से जो ट्रेड होता था वो सिल्क रूट के द्वारा होता था। और सिल्क रूट से चाइनीज ट्रैवलर्स सेंट्रल एशिया और यूरोप तक भी जाते थे, वेस्टर्न यूरोप तक चले जाते थे। सिल्क रूट की यहाँ फोटो है, देखिए। हट जाता हूं मैं स्क्रीन से और दिखाता हूं आपको। देखिए, चाइना से शुरू हो रही है, यहाँ पर हान कंट्री है, हान देश है। और यहाँ से देखिए, इस जगह से तो ये समुद्र के रास्ते अपने सामान को पहुंचाते थे उधर, और ये जमीन के रास्ते सामान ले जा रहे हैं उधर। और देखिए, मेडिटेरेनियन सी है, यानी यूरोप पार करके यूरोप तक
सिल्क रूट्स पहुंचते थे, और सिल्क रूट से चाइनीज लोग अपने सामान यूरोप तक ले जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया में बेच रहे हैं। तो क्या क्या जरूरत थी ये सब करने की? ट्रेड बढ़ाने से सोना जो था और चांदी जो था यूरोप का, वो साउदर्न एशिया की तरफ आने लगा, साउथ ईस्ट एशिया और साउदर्न एशिया। इंडिया जो है साउदर्न एशिया का पार्ट है। अब देखिए, एंशिएंट ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स क्या है? सिल्क रूट है, और एक नहीं है, बहुत सारे हैं। नेम्ड आफ्टर चाइनीज सिल्क शिपमेंट वेस्टवर्ड्स, तो चाइनीज सिल्क जो है उसकी काफी मांग थी वेस्ट में, इसीलिए सिल्क रूट्स बनाए गए थे। कौन कौन से महाद्वीपों को कनेक्ट कर रहे थे? तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट कर रहे थे। क्या क्या, देखिए, एग्जिस्टेड बिफोर एंड थ्राइव टिल द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी तक इनका इस्तेमाल किया गया। 15वीं शताब्दी के बाद चाइना ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था, इसलिए ट्रेड बंद हो गया, सिल्क रूट का इस्तेमाल बंद हो गया। अभी चाइना हेलबेंट है, अभी चाइना को चाहिए कि सिल्क रूट फिर बनाए, इसीलिए वो कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने भारत के भी काफी आप जानते होंगे कि अक्साई चीन भारत का पार्ट है, जो लद्दाख में है, अक्साई चीन, और वहां से चाइना एक रोड बनाने की कोशिश कर रहा है सिल्क रूट की तरह। क्यों? ताकि ट्रेड बढ़ा सके। क्या ये लोग ट्रेड करते थे? तो चाइनीज पॉटरी ट्रेड करते थे, टेक्सटाइल और इंडियन स्पाइसेस भी ट्रेड करते थे। ठीक है, दिखाऊंगा मैं। गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। यूरोप के पास जो भी गोल्ड और सिल्वर था वो कहां आ गया? एशिया की तरफ आया। और फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, काफी सारा कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा था, संस्कृति की भी आवाजाही हो रही थी। जब लोग कहीं से ट्रेड करने जाते हैं तो संस्कृति की आवाजाही होती है। बुद्धिज्म स्प्रेड थ्रू द सिल्क रूट्स। सिल्क रूट से ही बुद्धिज्म फैला। असल में भारत के ट्रैवलर्स पहले लेकर गए चाइना, और चाइना से फिर दूसरी जगहों पर। ये देखिए सिल्क रूट है। अब मैंने कहा कि इंडियन स्पाइसेस भी ट्रेड हो रहा था सिल्क रूट से, तो ये देखिए, इधर से आए, यहां से फिर इधर आए, और यहां से स्पाइसेस लेके उधर चले गए। यूरोपियन लोग रास्ता खोज रहे थे मलय पेनिनसुला और भारत तक आने का, इसलिए ताकि उनका खाना थोड़ा ज्यादा जायकेदार हो सके, क्योंकि खाने में स्पाइसेस की कमी हो गई थी इसलिए। लेकिन जब बाद में वो इंडिया आए तो बाकी सारी चीजें भी लेकर चले गए। तो यहां से देखिए, ये मालाबार कोस्ट जो है, यहां से स्पाइसेस की ट्रेड होती थी, और यहां मलय पेनिनसुला है, यहां से भी स्पाइसेस का ट्रेड होता था। अब ये देखिए, स्पैगेटी एंड पोटैटो। फूड रिफ्लेक्ट्स कल्चरल एक्सचेंज। खाना जो है संस्कृति का ही भाग होता है, ये तो आप जानते होंगे। अलग अलग तरह के, हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फेमस डिशेस हैं। जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, उस तरह से गुजरात का ढोकला, बिहार का लिट्टी चोखा, इस तरह से डिशेस जो है संस्कृति के साथ अलग अलग डिशेस। ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स। तो अलग अलग ट्रैवलर्स जो थे उन्होंने अलग अलग क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए। जैसे आपने अगर पढ़ा है, किताब में आपका लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि आलू जो है साउथ अमेरिका से आया है। साउथ अमेरिका के लोग, पेरू के लोग वहां पर आलू उगाकर खाते थे। जब ये यूरोप पहुंचा तो ये गरीबों का मसीहा बन गया। गरीब लोग आलू खाते थे, और आज भी यूरोप में देखिए, हम देखिए बिहार में रहते हैं, हम बिहार और झारखंड के जो लोग हैं वो खाते हैं चावल, दाल और चोखा। आलू को मैश कर दिया, मैश्ड पोटैटो। लेकिन यूरोप अगर जाइएगा तो ये डेलिकेसी है, मैश्ड पोटैटो हमारे लिए नॉर्मल सी चीज है, चोखा खा रहे हैं। लेकिन अगर आप यूरोप जाते हैं तो ये डेलिकेसी है। वहां के लोग पैसे देने को तैयार है, और काफी सारे पैसे, 1000 रुपए दे देंगे आपको, अगर कोशिश किया आपने तो 1000 रुपए दे देंगे मैश पोटैटो के लिए। बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यूरोप में आलू पहुंचा तो वहां के गरीबों का मसीहा बन गया ये, क्योंकि इसे उगाना आसान था, और इसे निकालना भी आसान था, और इसे पकाना भी आसान। बस आग में डाल दिए, और उसके बाद जब देख लिया कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, नरम हो गया है, तो निकाल कर और मैश पोटैटो बना के खा लिया। मस्त। Origins of foods like spaghetti and noodles are uncertain. देखिए, नूडल्स तो जापान और चाइना में खाए जाते थे, और शायद स्पैगेटी भी इसी से इंस्पायर्ड है। लेकिन जानते नहीं है लोग, नूडल्स क्या होता है? मैदे के बनते हैं नूडल्स, लेकिन ये क्या है? स्पैगेटी क्या है? होल व्हीट से बना हुआ होता है। Many common foods today were unknown until Columbus discovered the Americas. तो किताब में भी लिखा हुआ है, और आप अगर आपने नहीं पढ़ा तो देखिए, अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, 15वीं शताब्दी तक कोई जानता भी नहीं था कि ये दोनों हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया था। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। These foods came from American Indians.
अमेरिकन इंडियंस, क्या इंडियंस वहां पर थे क्या पहले? नहीं। यह बहुत मजेदार स्टोरी है, आगे चलते। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका जब पढ़ा रहे होंगे तो बताएंगे उस पर। पोटैटो क्रॉप्स डिजीज कॉज डेवास्टेटिंग फेमीन इन आयरलैंड। तो आयरलैंड जो है इंग्लैंड के अंदर था, आपको पता है, वहां पे काफी गरीब लोग रहते थे और उनका जो खाना था मैश्ड पोटैटो हो गया था। लेकिन आलू में जब महामारी आ गई तब आयरलैंड में सूखा अकाल पड़ गया। आलू में महामारी आ गई थी। उसके बाद देखिए कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड। तो किताब में आपका सरकास्टिक तरीके से लिखा हुआ है, आपकी किताब में सरकास्टिक तरीके से लिखा हुआ है कि जब यूरोपियंस अमेरिका गए तो सिर्फ अपनी तकनीकी लेकर नहीं गए, सिर्फ अपना कल्चर लेकर नहीं गए, बीमारियां भी लेकर गए। और जब ये अमेरिकन लोग से कांटेक्ट में आया, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, अगर वहां पर के नेटिव से कांटेक्ट में जब आया तो काफी भारी मात्रा में वहां पर मौतें हुई थी। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक बन गया था। स्मॉल पॉक्स भी एक पैंडेमिक था, ब्लैक डेथ पैंडेमिक था, स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक था। इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए, आप गूगल करके देख ले। तो यहां देखिए, यूरोपियन सेलर्स इन द 16th सेंचुरी एक्सपैंडेड वर्ल्ड कनेक्शंस वाया सी रूट्स टू एशिया एंड अमेरिका। देखिए, हुआ ऐसा था कि यूरोप में 15वीं शताब्दी में होड़ लग गई थी कि भारत तक जाने का रास्ता खोजना होगा, क्योंकि खाने में जायका कम हो गया है, स्पाइस कम हो गया है। वैसे जरूरतें और काफी सारी थी, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा मजा आता है बताने में कि खाने में जायका कम हो गया। तो हुआ क्या, अब लोगों ने शुरू की दौड़ भारत तक पहुंचने की। तो भारत तक पहुंचने की दौड़ में सबसे अव्वल आया पुर्तगाल। लेकिन उससे पहले कोई चल चुका था भारत के लिए, कौन? स्पेन। स्पेन के फर्डिनांड टू और इजाबेला ने कोलंबस को कमीशन किया और कहा कि जाओ भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजो। समुद्री रास्ता क्यों खोजना है? क्योंकि जो लैंड रूट था, जो जमीनी रास्ता था, वहां पर ऑटोमन टर्क्स का एम्पायर बन गया था, ऑटोमन एम्पायर बन गया था। और ऑटोमन एम्पायर यूरोपियंस को एशिया की तरफ आने नहीं देते थे। अब जब नहीं आने दे रहे हैं तो क्या करेंगे ये लोग? सी रूट ही खोजेंगे। तो सी रूट खोजते थे और सी रूट खोजकर भारत तक पहुंचे। तो भारत तक पहुंचने वाला पहला इंसान पुर्तगाल का वास्को ड गामा। भारत तक पहुंचने वाला पहला इंसान पुर्तगाल का वास्को ड गामा। पुर्तगाल में एक इंसान थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। तो ये दोनों स्टोरीज बताएंगे। पहले बात करते हैं कोलंबस की। तो कोलंबस निकला स्पेन से भारत की खोज में और उल्टे रास्ते से गया। उसे लगता था कि अगर हम उल्टे रास्ते से जाएंगे तो भारत पहले पहुंचेंगे, जबकि रास्ता ऐसे आना था। अगर आप ग्लोब देखेंगे तो रास्ता ऐसे आना है, लेकिन ये कोलंबस क्या कर रहा है? उल्टे रास्ते से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो वेस्ट की तरफ जब गया तो इस जगह पे पहुंचा, कैरिबियन में पहुंचा। और कैरिबियन में उन्होंने लोगों को देखा और उसे लगा वो इंडियंस है, तो उनका नाम रखा गया रेड इंडियंस। इंडिया को तो खोज नहीं पाया, इंडियंस को खोज लिया किसी तरह, जबरदस्ती अगर कहा जाए तो। उसके बाद यहाँ पर यूरोपियंस ने काफी लूट खसोट मचाई। यूरोपियंस जहां भी जाते थे लूट खसोट मचाते थे, आपको पता है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा वास्को ड गामा के बारे में। तो वास्को ड गामा जब इंडिया आए तो उनको भी कमीशन किया गया था। सबसे पहले एक इंसान का नाम आप सुनेंगे, हेनरी द नेविगेटर। ये पुर्तगाल के राजा थे 15वीं शताब्दी के अंत तक में। तो हेनरी द नेविगेटर ने पहले लोगों को सी रूट्स पे भेजना शुरू किया। नेविगेटर इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि उन्हें सी फेयरिंग से काफी प्यार था, सेलर थे। तो उन्होंने कमीशन करना शुरू किया। तो एक इंसान जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, उसने पहले केप ऑफ गुड होप की खोज की, जो अफ्रीका के एकदम नीचे है, साउथ अफ्रीका में। तो केप ऑफ गुड होप की खोज हो गई। उसके बाद फिर वास्को ड गामा निकला, तो वो केप ऑफ गुड होप से ही आकर भारत तक का रास्ता खोज पाया था। यही बात है। और 1498 में वास्को ड गामा इंडिया पहुंचा। 1494 में कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था। तो द इंडियन ओशन वॉज बसलिंग ट्रेड हब फॉर सेंचुरीज। इंडियन ओशन में काफी ट्रेड हुआ करता था। यूरोपियन एंट्री रीडायरेक्टेड सम ट्रेड फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप। जब यूरोपियन लोग आए तो ट्रेड फ्लो किधर चला गया? यूरोप की तरफ चला गया। America's isolated for millions of years transformed global trade with its vast resources. अमेरिका के पास काफी सारे रिसोर्स थे जो लोग बढ़िया ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे। अमेरिकन लोग की बात कर रहा हूं मैं, नेटिव अमेरिकन की। वो लोग बढ़िया ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे। आदिवासी जो होते हैं नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, नेचर से उतना ही लेते हैं जितना जरूरी हो। हमारी तरह के लोग जो होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, वही नेचर से ज्यादा लेते हैं। तो यूरोपियन लोग जो थे वो सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक थे, तो उन्होंने नेचर से लेना ही किया, सिर्फ लेते ही थे, देते कुछ नहीं थे नेचर को। और उसी का नतीजा है कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग भुगत रही है और दूसरी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस। तो सिल्वर फ्रॉम पेरू एंड मैक्सिको एनरिच्ड यूरोप एंड फंडेड ट्रेड विद एशिया।
कहाँ से ला रहे थे सिल्वर? देखिए मेक्सिको एंड पेरू से ला रहे थे। पेरू साउथ अमेरिका का एक देश है। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड का दूसरा पार्ट ये देखिए। लेजेंड्स ऑफ साउथ अमेरिका रिचेस्ट लेड टू एक्सपेडिशन इन सर्च ऑफ एल डोराडो। तो ये एल डोराडो क्या है? एल डोराडो आप एक अफवाह है। कैसी अफवाह? कि साउथ अमेरिका में एक ऐसा देश है, एक ऐसा शहर है, देश तो नहीं है, शहर है, जो पूरी तरह से सोना से लदा हुआ है और उसी को कहते हैं एल डोराडो। और इसी की खोज में काफी सारी यूरोपियन एक्सपेडिशंस साउथ अमेरिका के लिए निकली। भले आज तक ये खोजा नहीं गया है, क्योंकि बहुत मुश्किल है साउथ अमेरिका में एक्सपेडिशन करना, काफी मुश्किल काम है। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका बिगैन इन मिड 16th सेंचुरी प्राइमरीली ड्यू टू डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स। तो जब स्मॉल पॉक्स से आपने नेटिव्स को हरा ही दिया है तो अब क्या जरूरत है, आराम से आप जाके उन्हें हरा सकते हैं। फिर स्मॉल पॉक्स ब्रॉट बाय यूरोपियंस डेसिमेटेड नेटिव पॉपुलेशंस। तो नेटिव पॉपुलेशन को कैसे हराया गया? स्मॉल पॉक्स देकर। डिजीजेस वेयर डेडलियर देन गन्स एज कॉन्क्वरर्स वेयर मोस्टली इम्यून। ये जो कॉन्क्वरर्स की बात कर रहे हैं ये यूरोपियन लोगों की बात कर रहे हैं, और ये लोग स्मॉल पॉक्स से तो इम्यून थे क्योंकि वैक्सीनेशन और ये सारी चीजें। उसके बाद आप देखेंगे कि जहां पर ये लोग गए हैं, यानी अमेरिका, वहां के जो नेटिव्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग तो इस डिजीज के बारे में जानते भी नहीं है, उनके शरीर इस डिजीज से इम्यून नहीं है, तो क्या होगा उनके साथ? सीधी सी बात है, अगर पैंडेमिक फैला तो मारे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं। यूरोपियंस माइग्रेटेड टू अमेरिका टू एस्केप पॉवर्टी, हंगर एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सारी चीजें यूरोपियन करते आए हैं। जब लगता है कि गरीबी ज्यादा है तो क्या करेंगे? दूसरे देश में भाग जाएंगे जहां पर रिसोर्स रिच है, और फिर वहां के लोगों को परेशान करेंगे और वहां से लूट खसोट करेंगे, और उसके बाद अमीर होकर वापस यूरोप। स्लेव्स फ्रॉम अमेरिका वर्क प्लांटेशंस प्रोड्यूसिंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। तो ये देखिए, अफ्रीका के जो स्लेव हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कॉटन प्लांटेशन में काम करते थे और वहां से क्या करते थे? यूरोप भेजते थे इस कॉटन को, शुगर को, ये सारी चीजें हैं। China and India were once among the world's richest countries but reduced overseas contacts, shifting world trade westward. तो हुआ क्या यहाँ पर? देखिए, चाइना और इंडिया 18th सेंचुरी तक हम लोग देखते हैं, इंडिया जो है जब 1850 का समय है तब इंडिया दुनिया के जीडीपी का 1/4 दे रहा था। मतलब अगर दुनिया की जीडीपी 100 रुपए थी तो भारत 25 रुपए दे रहा था उसमें से। 27% असल में भारतीय शेयर था जीडीपी का। बाद में क्या हुआ? बाद में उसे इतना रिड्यूस कर दिया कि आज हम उतना दे ही नहीं पाते। वर्ल्ड की जीडीपी लगभग $100 ट्रिलियन हो चुकी है, और हम कितना दे रहे हैं उसमें? लगभग 4 ट्रिलियन के करीब, उससे ज्यादा नहीं। अगर पहले की स्थिति रहती, 1850 की स्थिति रहती, तो हम लोग लगभग $27 ट्रिलियन दे रहे होते, और आज $27 ट्रिलियन के आसपास देने वाला देश है यूएस, जिसकी जीडीपी शायद $24 ट्रिलियन है। यूरोप इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन द 15th सेंचुरी। तो यूरोप 15th सेंचुरी में क्या हो गया? सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हो गया। और यही सारी चीजें हैं पार्ट 1 में, इससे ज्यादा नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया मैंने। इसके बाद फिर अगले पार्ट में और छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसी तरह से चैप्टर्स खत्म किए जाएंगे, ताकि आपको सीख करके वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आप जो देखना है एक एक करके देख लेंगे, ठीक है? इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें मीठा गुरु को। धन्यवाद।